जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। आज हम लोग इस टॉपिक पे ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो टॉपिक लगभग किसी न किसी एग्जाम में आता है। यानी क्या बात करने वाले हैं, बैटल ऑफ पानीपत। और आज हम लोग पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में जानेंगे कि ये युद्ध हुए क्यों, क्या इस युद्ध का प्रभाव पड़ा, किस किसके बीच हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, कैसे पूरा दशा दिशा ही बदल दिया भारत का। यानी कह लीजिए कि पानीपत का ये तीनों युद्ध तीनों बार इतिहास बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, टाइम ना लेते हुए। तीनों बैटल आज ही के समय हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला बैटल की बात कर लेते हैं। पानीपत के कितने युद्ध हुए? टोटल 3। यानी कितने बैटल्स होते हैं? टोटल 3 बैटल हुए। पानीपत के टोटल कितने बैटल्स होते हैं? टोटल 3 बैटल हुए। यानी क्या, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 बैटल हुए। पानीपत है कहां पर? जो पानीपत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पानीपत है आपका कहां पर? हरियाणा में। तीनों के तीनों बैटल की बात कर लेते हैं। और तीनों कौन से प्लेस में है? स्टेट की अगर बात करते हैं तो वो स्टेट आ जाता है आपका कौन सा? तो हरियाणा माना जाता है। यानी कहां पर होगा? हरियाणा में तीनों के तीनों बैटल माने जाते हैं। चलो भाई, एक एक बैटल का डिटेल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं पहला बैटल, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है। इसका डेट क्या था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अब आते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के कारण क्या थे? किस किसके बीच में यह युद्ध हुआ? तो यह युद्ध 2 लोगों के बीच में होता है। किसके किसके बीच? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इसके बीच हुआ। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक। और फाइनली इसमें जो विक्ट्री होती है, विजेता जो होता है इसमें, तो विजेता आपका होता है कौन? बाबर। यानी कौन विजेता हुआ बच्चा? बाबर। अब सवाल आता है कि इस युद्ध में कैसे जीता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन कौन सी पद्धति यूज किया। तो इन सबको डिटेल में हम लोग अभी जस्ट चलेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या था। पहले तो होगा कि भाई कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, सिंपल नॉलेज आपका हो गया। अब आते हैं इसके कारण की बात कर लेते हैं। तो इस युद्ध का कारण माना जाता है बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। बाबर के जन्म की अगर बात कर लेते हैं तो बाबर का जो जन्म हुआ था, बर्थ होता है ये आपका बाबर के अगर बर्थ की बात कर लेते हैं तो 14, कितना महत्वाकांक्षी था देख लो ध्यान से। 14 Feb 1483 में पैदा हुआ था, अंदीजान फरगना उज्बेकिस्तान में। और बाबर के पिता की जो मृत्यु हो जाती है ना 1494 में, उसके फादर की डेथ हो जाती है। 1494 में इसके फादर की डेथ हो जाती है। तब बाबर 11 साल कंप्लीट कर चुका था, 12वें साल में इंटर किया था। और बाबर 1494 में राजा बनता है कहां का? तो फरगना का शासक बनता है बाबर। ठीक है, सबसे पहला ये कहां का था? तो रूलर ऑफ फरगना, फरगना का शासक था बाबर। 14 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा। लेकिन समस्या ये हुई कि कभी बाबर फरगना जाता तो कभी बाबर समरकंद जाता। उसने समरकंद पर अटैक किया बाबर ने, और समरकंद पर जब अटैक किया बाबर ने, ध्यान रखिएगा, यानी फरगना से कहां पहुंचा बाबर? समरकंद पहुंचा। यानी फरगना से बाबर, ये रहा समरकंद आपका, समरकंद पहुंचा। लेकिन वहां पर कंट्रोल केवल 100 डेज तक कंट्रोल रहा, फिर उसके हाथ से वो चला गया। कितना देखो, फिर भी बाबर हार नहीं माना, फिर भी बाबर हार नहीं माना। कुछ समय तक बाबर, अब धीरे धीरे करके कंडीशन ऐसी बची कि बाबर के हाथ से समरकंद भी निकल गया और बाबर के हाथ से फरगना भी निकल गया। तो बाबर ना इधर करा ना उधर करा। और उधर एक और बैटल हुआ जिसे कहा गया बैटल ऑफ सरीपुल। एक और बैटल लड़ा गया जिसे कहा गया बैटल ऑफ सरीपुल।
सरीपुल की एक लड़ाई होती है जिसमें बाबर में जिसमें शैबानी खान ने बाबर को पराजित कर दिया। अब जब शैबानी खान ने बाबर को पराजित कर दिया तो बाबर अब कहीं का नहीं रहा। फिर बाबर भटकाव भरा जीवन, मतलब लगातार बाबर के साथ समस्याएं हो रही। कहते ना समस्या आती है तो लगातार आती है। जस्ट एग्जांपल, बाबर पानीपत की पहली लड़ाई का कारण बता। अब बाबर क्या करे, तो उस समय काबुल की गद्दी खाली थी। कहां की गद्दी खाली थी? काबुल की गद्दी खाली थी। और 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 में पादशाह की उपाधि ली। मतलब कह लीजिए कि बाबर थोड़ा बहुत कहीं पे सेटल हुआ तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, वो काबुल में सेटल हुआ। लेकिन बाबर की महत्वाकांक्षा काबुल तक नहीं थी। बाबर चाहता था अपना साम्राज्य पूरी तरह से एक्सपैंड करे, बट करे तो करे क्या करे भाई। ये रहा काबुल, यहां पे इसमें मैप में देख सकते हो, यहां भी मैप पे। अब बाबर के तीनों तरफ बड़े बड़े दुश्मन थे। बाबर के इधर उज्बेक थे, इधर उस्मान थे, इधर सफाविद थे। मतलब बाबर तीनों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ था। न बाबर इधर जा सकता था, न बाबर इधर जा सकता था, न बाबर इधर जा। बाबर के लिए एकमात्र गैलरी बन रही थी क्या? इंडिया। और बाबर भी महत्वाकांक्षी था, वो चाह ही रहा था अपना साम्राज्य का विस्तार करना। तो बाबर इंडिया में इंटर करता है। तो बाबर शुरुआत में छोटे छोटे युद्ध करके लगातार, जैसे बाजौर को जीतता है बाबर, भेरा को जीतता है बाबर, फिर बाबर इंडिया में इंटर करता है। और इंडिया में इंटर करता तो बाबर शुरू से एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मतलब फरगना, समरकंद और बात कर लेते, समरकंद, काबुल, ये लगातार जीतता रहा। काबुल और फिर पंजाब वाला जो क्षेत्र होता है, पंजाब वाला जो क्षेत्र होता है, एक पंजाब से फिर इंडिया में दिल्ली की तरफ इंटर करता है। ये बाबर की महत्वाकांक्षा होती है। शुरू से बढ़िया योद्धा था, वो चाहता था इंडिया पर अटैक करना। और तो और इस महत्वाकांक्षा पे बाबर को अच्छी अच्छी स्टोरीज जो सुनाती थी, बाबर की नानी जो थी बेगम एहसान दौलत, तो बाबर को स्टोरियां सुनाया करती थी कि तुम, इंस्पिरेशन उसे मिलता कि तुम डरते क्यों, तुम्हारे पूर्वज चंगेज खान, तुम्हारे पूर्वज तैमूर लग, वो इंडिया पर कभी भी अटैक कर दिए, वो वाली कहानी है, तुम डरते क्यों हो। लाहौर तक चंगेज खान पहुंच गया था, तैमूर लंग दिल्ली पर अटैक करे, तुम डरते क्यों, तुम तो उन्हीं के वंशज हो। क्योंकि बाबर के पिता जो होते तैमूरों की तरफ से थे, उमर शेख मिर्जा, और बाबर की माता जो थी कुतलुग निगार खानूम, वो चंगेज खान के वंशज से मानी जाती है। तो एक प्रेरणा भी बाबर को मिलता है कि भाई तुम इंडिया पर अटैक तो करो, इंडिया में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, तुम अटैक तो करो। तो इंस्पायर भी करते रहो, उसके महत्वाकांक्षी था ही बाबर। तो पहली कंडीशन बाबर की फुलफिल हो रही है, ये बाबर के अटैक का एक कारण था। और बाबर पिस रहा था बीच में, उसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। इधर भारत की कंडीशन क्या थी? भारत में इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी को लोग, ये है अफगान डायनेस्टी का होता है, लोदी डायनेस्टी का रूलर था ये विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। बहुत ज्यादा लोग इसके समय पॉपुलर नहीं था और इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं था। इवन राणा सांगा ने इसे खतौली के युद्ध में 1507 में राणा सांगा ने भी इसे डिफीट कर दिया था। 1517-18 में याद करो, खतौली का बैटल एक होता है, उस खतौली के बैटल में राणा सांगा इसे पराजित भी कर देते हैं। ठीक, खतौली का युद्ध होता है, उसमें राणा सांगा भी इसे क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। 1517 में कौन? राणा सांगा इसे पराजित कर, बाद में इसे छोड़ देते। तो इसी से अनुमान लगा सकते हो इसके पास सेना तो थी लेकिन ज्यादा हिम्मत उम्मत नहीं था। दूसरा, इब्राहिम लोदी के परिवार के लोग ही चाहते थे, इब्राहिम लोदी के फैमिली के लोग ही चाहते थे, इवन कह लीजिए उसका जो चाचा था, अंकल था, वो खुद कहीं ना कहीं रूलर बनने की फिराक में था। और उसमें होता है कौन? उसे कहते हैं आलम खान लोदी। आसफ खान है तो भी मार कर देना। दूसरा होता है कौन? दौलत खान लोदी। ठीक, आलम खान लोदी जो होता है कौन? अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। और ये होता है दौलत खान लोदी क्या? तो गवर्नर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक, इन दोनों लोगों ने, कहा जाता है बाबर नामा में बाबर कहता है कि मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए
आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया। और आप सभी को पता है, घर का भेदी लंका ढाए। जब घर में ही भेदिया पड़ा हो तो किसी और आदमी की जरूरत ही नहीं है। परिणाम स्वरूप मतलब कह लीजिए सारी चीजें बता दी कि भाई भारत में जिस चीज से आप डरते हो ना, इब्राहिम लोधी उतना बढ़िया ढंग का शासक नहीं है, और सारे सरदार उसका साथ भी नहीं देंगे, सारे कमांडर उसका साथ नहीं देंगे, तो आप इंडिया पर अटैक तो करो। क्योंकि पंजाब में तो कहीं ना कहीं लोधियों का ही शासन हुआ करता था। बाबर को इससे प्रेरणा मिली, अरे भाई तो बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक और ऑप्शन मिलता है, राणा सांगा का भी नाम आता है कि उन्होंने भी बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए इनवाइट किया। भाई कौन कौन इनवाइट करते हैं? राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा वाला जो कॉन्सेप्ट मिलता है ना, ये केवल एक ही ग्रंथ हमें बताती है, और वो कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू बाबरनामा। बाबरनामा में हमें यह पता चलता है कि राणा सांगा भी बाबर को इंडिया पर अटैक के लिए क्या किए थे? इनवाइट किए थे। बाकी कोई भी ग्रंथ हमें ये बात नहीं बताता है। तीसरी बात आते हैं, भारत में राजनीतिक कंडीशन कैसी थी? तो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी होती है वो देख लेते हैं भाई। भारत में पॉलिटिकल कंडीशन जो होती है कि राजनीतिक रूप से कोई स्थिरता नहीं था, सभी चीजें अस्थिर थी, अस्थिर थी। ठीक, लोधी अपने में मस्त थे, लोधी लोग अपने में मस्त थे, राजपूत लोग अपने में मस्त थे। तो कोई भी पॉलिटिकल कहीं पर स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। इसका भी फायदा किसे मिलता है? बाबर को मिलता है। तीसरी बात होती है बाबर का सैन्य लाभ, बाबर का मिलिट्री एडवांटेज। बाबर के पास आर्टिलरी बढ़िया होती थी, बाबर के पास तोपें होती थी, बाबर गन पाउडर का बड़े अच्छे से प्रयोग करता है, बाबर का तुलुगमा सिस्टम बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं बाबर को ज्यादा प्रभावशाली बना देती हैं, ज्यादा पावरफुल बना देती। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं देख लीजिए कि बाबर को उसका जो लड़ने का जो स्ट्रेटजी था, तरीका अलग था, और बाबर एक बढ़िया जानदार शानदार योद्धा था, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं थे। तो पानीपत के युद्ध के कारणों में से एक माना जाता है कि बाबर की कुशलता, बाबर का भारत में उस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता, भारत के शासकों द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा उसे बुलाना, खास करके राणा सांगा का भी नाम ऐड कर, लेकिन राणा सांगा वाला खैर साइडलाइन करो क्योंकि केवल बाबरनामा में ही मिलता। राणा सांगा खुद इतने कैपेबल थे। बाबर कहता है कि मुझे राणा सांगा इसलिए बुलाते हैं कि उन्हें लगा कि मैं बाकी अटैकर्स की तरह इंडिया पर अटैक करूंगा और रिटर्न हो जाऊंगा, तो वो ऐसा मैंने नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं युद्ध की बात कर लेते हैं। तो युद्ध जैसा कि मैंने आपको बताया था 21 अप्रैल 1526 को हुआ, 1526 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ अगेन देख लेते हैं। तो इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, वर्सेस बाबर, और फाइनली इसमें विक्ट्री किसकी होगी भाई? फाइनली इसमें विजेता कौन हुआ? तो सिंपल सा लॉजिक है, विजेता कौन हुआ? बाबर। चलो भाई, बाबर जीत गया। अब जीतने का कारण क्या था बाबर का? तो बाबर के जीतने का कई सारा रीजन माना जाता है। एक तो पहली बार बाबर ने इसमें यूज किया था क्या? तुलुगमा सिस्टम, मतलब यहां पर तुलुगमा सिस्टम प्रयोग किया। यह तरीका अपनाता है, इसी को ऑटोमन पद्धति भी कहते हैं इसी को। तीसरा चीज होता है क्या? ऑटोमन पद्धति का प्रयोग करता है। और तोप खाने की बात कर लेते हैं, कैनन कर लीजिए, छोटी छोटी तोपों की बात कर लेते हैं। ठीक, गन पाउडर का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग। ये सारी की सारी चीजें बाबर इसमें प्रयोग करते। अब कहोगे सर मैं तो बारूदे जानता हूं, तोपों को जानता हूं, तुलुगमा पद्धति क्या होता है? ठीक, उस समय बाबर का तोपची जो था ना वो भी बहुत बढ़िया था, बड़ा अच्छा युद्ध में पारंगत था, बढ़िया युद्ध लड़ने की क्षमता थी, अच्छा खासा अनुभव भी था। उसका नाम था मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली खान। ये बाबर के दो तोपची माने जाते थे जो बढ़िया होती। देखो व्हील पे लगी होती है बाबर की तोपें, मतलब जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में घुमा दो, और जिस डायरेक्शन में चाहो जहां पर घुमाना चाहो तहां पे घुमा दो। व्हील लगी हुई तोपें बाबर के पास बहुत अच्छी थी कि जहां पर इच्छा करे, जिंसी कहलाती थी, दस्ती कहलाती थी, दो तरीके की तोपें होती थी कि बाबर जब भी इच्छा करे कहीं भी अटैक करे आराम से उस पर कब्जा कर ले। अब सवाल आता है तुलुगमा पद्धति क्या होता है? तुलुगमा पद्धति कुछ इस तरह से समझो आप। कहते ना ज्यादा बोलोगे घेर के मारूंगा, बचपन में कहावत सुने हो। यहां पर सेना ऐसे लगा दिया जाता है, यहां पर सेना है बाबर की, यहां पर सेना है बाबर की, यहां पर सेना है बाबर की। ठीक है, इस तरह से सेनाएं हैं बाबर की। किसकी सेना है? बाबर की। चलो इसको और अच्छे से समझाते हैं।
यहाँ पर है बाबर की सेना, यहाँ पर है बाबर की सेना, यहाँ पर है बाबर की सेना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है इब्राहिम लोदी की सेना। यहाँ किसका? लोदी की सेना। लोदी मतलब इब्राहिम, इसकी सेना हो जाए इब्राहिम लोदी की सेना। ठीक। बाबर ने कुछ घुड़सवार सैनिक, कुछ कैवलरीज आर्मी भेजता है कहां पर? इब्राहिम लोदी के पास। ठीक, यहां पर भिजवाता है ऐसे, इस तरीके से भिजवाता है। मान लीजिए इनकी संख्या 1000। इब्राहिम लोदी ने देखा 1000 तेज तर्रार घुड़सवार, मतलब 1000 घुड़सवार इसकी तरफ आ रहे हैं, और इतने तेज होते थे इब्राहिम लोदी जो मतलब बाबर भेजता है। यहां पर किसकी सेना हो गई? मान लीजिए बाबर की आर्मी हो गई। इसे 4 पार्ट में बांट दिया। इब्राहिम लोदी ने इन्हें मारने के लिए, जस्ट एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इन्हें मारने के लिए इब्राहिम लोदी ने कहा कि चलो भाई इन्हें मारने के लिए कितना दे दें? 3000 सैनिक दे देते हैं कि चलो इनको मारो। जैसे 3000 सोल्जर इनके ऊपर अटैक करते, ये 1000 सैनिक उल्टा भाग आते, बैक गियर लगा देते, उल्टा भाग आते, और भाग करके आने के बाद यहां पहुंच जाते, यहां छिप जाते। मतलब सैनिक आकर के यहां पहुंच जाते, यहां पहुंच जाते, यहां पहुंच जाते, यहां पहुंच जाते, और ये जो 3000 सैनिक होते इनका पीछा करते करते हुए आते, आने के बाद यहां फंस जाते, कहते ना, और उन्हें लगता है कि डर के भाग रहे, इसलिए और दौड़ाते, और तेज दौड़ाते, इन्हें फंसा दिया जाता है। चारों तरफ से इनके ऊपर क्या कर दिया जाता? अटैक कर दिया। इधर से भी अटैक, इधर से भी अटैक, इधर से भी अटैक, इधर से। इसी पद्धति को तुलगमा पद्धति कहते हैं। चक्रव्यूह कह लीजिए, खूब बढ़िया से बना। इस तरह से युद्ध जीत जाता है पहला पानीपत का कौन? बाबर। अब इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो इस युद्ध का कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा। इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा कि दिल्ली सल्तनत एंड हो गया। ठीक, पहला प्रभाव पड़ा एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इस युद्ध का प्रभाव पड़ा, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, और भारत में क्या स्टैब्लिश हुआ? स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, और साथ में बाबर भी स्टैब्लिश हो गया कहीं ना कहीं, और एक युग का अंत हो गया कह लीजिए। उसके बाद में शेरशाह सूरी आता जरूर है, लेकिन वो अपना अलग ही पैटर्न उसका होता है। बाबर को भी भारत में रहने के लिए एक ढंग का जगह मिल गया, जो इधर उधर भटक रहा था वो भी इंडिया में होगा। तो एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, स्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, और इंडिया में मुगल कल्चर भी इसके साथ, बाबर के साथ आना शुरू हो जाता है। कौन सा कल्चर? मुगल कल्चर भी भारत में आया। ठीक, ये सारी की सारी चीजें इंडिया में आनी शुरू हो जाती हैं बाबर के अटैक से। एक न्यू टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आती है, एक टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आती है। और वो टेक्नोलॉजी क्या होती है भाई? वो टेक्नोलॉजी भारत में कहीं ना कहीं तुलुगमा सिस्टम आ जाता है। तुलुगमा सिस्टम, तुलुगमा सिस्टम भी भारत में आ गया। तोपों का प्रयोग अच्छे से कैसे किया जाता है ये भी मुगलों ने सिखा दिया, कि अगर युद्ध लड़ने की क्षमता तो केवल लड़ने से कुछ नहीं होता, आपके पास चक्रव्यूह भी बढ़िया बनाना आना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें इनकी होती है पानीपत की पहली लड़ाई। उम्मीद करता हूं पानीपत की पहली लड़ाई सभी के क्लियर समझ में आ गया हो। अब आते हैं पानीपत के दूसरी लड़ाई की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं पानीपत का सेकंड बैटल। देखो युद्ध तो युद्ध होते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है, यहां पर जनाब है कौन? बाबर, अरे अकबर, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं कौन? हेमू। ठीक, इन दोनों लोगों के बीच में हुआ था, और यह युद्ध जो होता है कब? 5 नवंबर 1556 को होता है। अब आते हैं अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। तो वहां पे चलने से पहले पहले इसका कारण जानते हैं, फिर इस युद्ध का डिटेल हम लोग लेते हैं। ठीक, सबसे पहले कारण की बात कर लेते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध का कारण है हेमू का उदय। हेमू कौन था भाई? हेमू कौन था? सिंपल सा लॉजिक है। हेमू अगर बात कर लेते हैं हम लोग, हेमू का एराइज होना, हेमू का मतलब पूरा नाम क्या होता है? हेमचंद्र। हेमचंद्र इसका नाम था। इसने मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति हुआ करता था। ये रेवाड़ी के मार्केट में नमक और सोडा बेचा करता था। धीरे धीरे इसकी सेना इतनी बड़ी हो गई कि मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति हो गया, और इसने ऐसे कह लीजिए 24 बैटल्स लड़े, जिसमें से 22 युद्ध इसने जीता था। बड़ा पावरफुल था हेमू।
ठीक है। और इसने एक टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, इसने एक उपाधि लिया विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का यह अंतिम हिंदू राजा था जिसने विक्रमादित्य का उपाधि लिया। कितने नंबर का आता? 14th नंबर का होता है जो विक्रमादित्य की उपाधि लेकर के राजा बना। और फिर धीरे धीरे करके दिल्ली और बाकी सब क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया, स्वयं को राजा डिक्लेयर कर दिया। किसने? हेमू। कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का रहने वाला। ठीक। अब चूंकि अकबर एक बालक ही था, अकबर भी एक छोटा सा बालक था, ठीक। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर पैदा हुआ था और उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हो जाता है। कहां पर? तो 14 फरवरी 1556 में उसका राज्याभिषेक हो जाता है कालानौर पंजाब में। अभी अकबर एक बालक ही था तो उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं, अनुभव क्या कुछ भी नहीं था। सारा कहीं ना कहीं लीडरशिप जो कर रहा था बैरम खान कर रहा था। और हेमू की बढ़ती हुई शक्ति से बैरम खान पूरी तरह से घबराया हुआ था। अब युद्ध तो होना तय था, तो हेमू का उदय होता था, क्षेत्रीय उसे रीजनल भी सपोर्ट अच्छा खासा मिला और धीरे धीरे करके पावरफुल बनता चला गया। और मुगल प्रशासन की बात कर लेते हैं। जो संभावित खतरा, और खतरा के रूप में कौन आ रहा था भाई? तो हेमू ही इनके लिए खतरा बन रहा था। अब इस खतरे को भांप लेता है कौन? बैरम खान, कि भाई मामला खराब हो जाएगा अगर हमने हेमू को नहीं रोका तो। ठीक। तो ये सारे रीजन्स माने जाते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के। पानीपत के द्वितीय जो लड़ाई होगी, ठीक है, ये संभावित खतरे को माप लिया। और ये लड़ाई जो हुआ पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ बच्चा, ये 5 नवंबर 1556 को हुआ, 5 नवंबर 1556 को, 1556 एडी को होता है। किसके किसके बीच? तो फिर से लिख ले रहे हैं, हेमू वर्सेस अकबर या बैरम खान लिखना है। ठीक। और इसमें फाइनली विजेता कौन हुआ भाई? फाइनली विक्ट्री किसकी होती है? बैरम खान। ठीक। बैरम खान अकबर का कमांडर कह लीजिए, संरक्षक कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए था। इस युद्ध में यह युद्ध इतना ही ऐसे कह लीजिए कि हेमू की आंख में अगर तीर नहीं लगा होता, यह युद्ध लगभग हेमू जीत चुका था। लगभग हेमू के पास एलिफेंट की आर्मी बड़ी पावरफुल थी। वो कहता इधर से हाथियों की सेना लाओ, ऐसे घुमाओ और उधर से वापस कर लो, कहानी खत्म। तो युद्ध भी लगभग हेमू जीत चुका था। लेकिन तभी बैरम खान ने देखा कि हेमू की पूरी बॉडी ढकी हुई है, केवल उसका आइज नजर आ रहा था। तो उसने एक चक्रव्यूह हेमू ने बैरम खान ने सडनली बनाया और कहा हेमू की आंख को टारगेट करो। किसी तीरंदाज का तीर जाकर के हेमू की आंख में लग गया और हेमू को साइडलाइन पहले ही कर चुका था बैरम खान। जैसे ही वो हाथी से लुढ़क कर नीचे गिरा, तुरंत हल्ला करा दिया बैरम खान की हेमू मारा गया, हेमू मारा गया। अब किराए की सेना थी, जैसे खबर पहुंची कि हेमू मारा गया, तुरंत जैसे ही खबर पहुंची न्यूज पूरा फ्लैश होने लगा, हेमू मारा गया, हेमू मारा गया, हेमू मारा गया। किराए की सेना तुरंत भाग खड़ी हुई और हारा हुआ युद्ध कौन जीत गया? बैरम खान। यह युद्ध अकबर के लिए एक वरदान साबित हुआ। अगर यह युद्ध नहीं मतलब अकबर जीता होता तो भारत में सूर्य जो वंश है वो संभवतः ना ही खत्म होता, तो और दूसरा हेमू का भी एक अलग ही साम्राज्य होता। लेकिन इस युद्ध ने फिर से मुगलों का भविष्य चमका दिया। ठीक है, ये युद्ध कह लीजिए एक चमत्कार था, युद्ध नहीं बल्कि एक चमत्कार भी कह सकते हो और बैरम खान की योग्यता भी कह सकते हो, क्योंकि लगभग युद्ध हेमू जीत चुका था। अब इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? अकबर अगेन राजा बना। अकबर कह लीजिए मुगल फिर से स्टैब्लिश हुए। मुगल जो लगभग बीच में कंडीशन उनकी खराब हुई थी, सूर्यवंश कहीं ना कहीं, मुगल पुनः स्टैब्लिश हुए। मुगल पुनः स्टैब्लिश हो गए, बढ़िया से फिर से स्थापित हो गए। और यहां पर कह लीजिए जो सूर्य डायनेस्टी हो गई उसका कहीं ना कहीं एंड हो गया। ठीक, छोटे मोटे बनेंगे वो अलग बात है, उसका अलग ही करेंगे। तो सूर्यवंश कहीं ना कहीं क्या हो गया? एंड हो गया। और अकबर का एक तरीके से कह लीजिए अकबर एक बेहतरीन राजा के रूप में भी मिला। तो ऐसे कह लीजिए अकबर एक शासक के रूप में भी हम लोगों को बढ़िया, जो भी है जैसा भी था, अकबर शासक बढ़िया है। अकबर का भाग्य भी बन गया और मुगलिया सल्तनत भारत में अगेन स्टैब्लिश प्रॉपर हो गई। ध्यान रखिएगा, अकबर आ गया, सूर्य डायनेस्टी का पूरी तरह मतलब प्रॉपर जो स्टैब्लिश कहा जाता है ना मुगल एम्पायर, अकबर के समय प्रॉपर स्टैब्लिश हो जाता है।
और कोई भी जो थोड़ी बहुत संभावना महाराणा प्रताप से थी, लेकिन राजपूतों में अलग अलग भेदभाव होने के कारण से कोई ज़्यादा प्रभाव इसका कह लीजिए कि अकबर के ऊपर नहीं पड़ा। तो ये यहाँ तक की लड़ाई, दूसरी लड़ाई ने फिर से सूरों का खत्म कर दिया और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब आते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। ये कहते हैं ना, जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो तीसरा फायदा उठा लेता है, और वही युद्ध इस तीसरे पानीपत के तीसरी लड़ाई में हुआ कि दो जब आपस में लड़ रहे हो, तीसरा बेनिफिट उसका उठा ले। तो यही बेनिफिट होता है कौन? पानीपत की तीसरी बैटल में। पानीपत का तीसरा जो युद्ध होता है, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और दूसरा होता है आपके कौन? दूसरे होते हैं मराठे। उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया। इधर है सदाशिवराव, इधर है कौन? अहमद शाह अब्दाली। इनके बीच में यह युद्ध लड़ा गया। अब इस युद्ध का कारण क्या था, पहले कारण जानते हैं। पानीपत के तीसरे बैटल्स की रीजन जानते हैं। तो सबसे पहले क्या? सत्ता के लिए संघर्ष। अब सत्ता के लिए संघर्ष की बात कर लेते हैं। भाई कौन सत्ता बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा? अहमद शाह अब्दाली और इधर मराठा, दोनों की बात कर लेते हैं। इधर अफगान की बात कर लेते हैं और इधर के तरफ में हो रहा था कौन? मराठा। दोनों हो रहे थे। अफगान चाह रहे थे धीरे धीरे करके ये पंजाब तक अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके थे। पंजाब तक मतलब अफगान हो गए थे, लाहौर तक तो प्रॉपर आ चुके थे। लाहौर के साथ साथ ये कहां पहुंच रहे थे? पंजाब की तरफ ये पड़ रहे थे। ठीक, अफगानों का। और अफगानों में कौन? अहमद शाह अब्दाली होता है। उनका विस्तार हो रहा था। इधर मराठे भी साउथ से कहां आ रहे थे? नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब ये ऑल इंडिया पर कंट्रोल करना चाहते थे, पूरे भारत पर अपना अधिकार चाह रहे थे। ठीक, तो मराठों का विस्तार, ऐसे कह लीजिए सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था कि भाई कौन राजा बनेगा। भारत में मराठों को चैलेंज देने वाला भी कोई नहीं था। अभी अंग्रेजों की बात बाद में आती है, अभी कोई चैलेंज उनको नहीं दे पा रहा था, क्योंकि सबसे पावरफुल राजा के रूप में वो बन रहे थे। ना ही राजपूत दे पा रहे थे, ना ही जाट लोग दे पा रहे थे। कोई मराठों को चैलेंज यहां कर ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था। और मराठा विस्तार लगातार चल रहा था, लगातार इनका विस्तार चल रहा था। पूरे ऑल इंडिया में इनका विस्तार चल रहा था। और कह लीजिए सभी से चौथ वसूलना शुरू कर लिए थे। चौथ सबसे वसूल रहे थे। ठीक, क्या कर रहे थे? सभी से चौथ वसूल रहे थे। चौथ क्या होता? 1/4 लिया जाता था। एक चौथाई राज्य के रेवेन्यू का दिया जाता है कि अगर आप चाहते हो मराठे ना अटैक करें तो आपको 1/4 आपको देना पड़ेगा। और यह चौथ सबसे यह वसूल रहे थे, चाहे वो जाट हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो राजपूत हो, सबसे वसूला जा रहा था। चाहे वो निजाम हो, कोई भी हो, एटसेट्रा कर दो, सारे लोगों से वसूल रहे थे। अब ऐसे कंडीशन में इवन कह लीजिए कि अवध का नवाब होता, अवध से भी वसूल रहे थे। अवध के नवाब निजामुद्दौला अवध से भी वसूल रहे थे। तो साम्राज्य का विस्तार इनका चल रहा था। अब इसी साम्राज्य विस्तार की बात आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इधर मुगलों की क्या कंडीशन थी? मुगलों की स्थिति कमजोर हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी रूलर हुए वो सब वीक रूलर हुए। सब वीक रूलर होते हैं सारे के सारे। जितने भी मुगल्स होते हैं सारे के सारे, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, वीक सक्सेसर कह लीजिए, कमजोर उत्तराधिकारी हुए सारे के सारे। मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर के जितने बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फारूक शेर, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर और शाह आलम तक सभी लोग लगभग एकदम वीक हुए। और ये लोग इवन कह लीजिए कि मराठों का यहां तक प्रभाव पड़ा कि बाजीराव प्रथम जो है दिल्ली तक कब्जा कर लिए थे। दिल्ली पर आने के बाद अपने अकॉर्डिंग वहां पर मोहम्मद शाह रंगीले के समय दिल्ली तक आ चुके थे कौन? बाजीराव फर्स्ट। और वो तो मराठा साम्राज्य को खत्म करने तक की बातें करते थे। और बात कर ले, मराठों का अति विश्वास, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होना ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लैक किसी न किसी नुकसान पे पहुंचा देता है। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। मराठों का अति आत्मविश्वास भी उनके पतन के कारण में से देखने को मिलती है। और इसका प्रभाव क्या पड़ा ये देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध।
पानीपत का तीसरा युद्ध। और यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य का आत्मविश्वास होगा, और यहां पर और अगर हम बात कर लेते हैं कि मराठों का विस्तार में थोड़ी सी और चर्चा अगर हम कर लें तो उन्होंने क्या किया था, अति विश्वास की बात कर लेते हैं, विस्तार में अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक नजीबुद्दौला था, नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला ये कौन होते हैं, रोहिला सरदार थे, रोहिला के चीफ थे, सरदार थे। इन्हीं को इंडिया से, मतलब ये रोहिला सरदार थे, मराठों ने इन्हें यहां से भगा दिया, मराठों ने इन्हें क्या कर दिया इंडिया से। और ये किसका फेवर करता था नजीबुद्दौला, ये अहमद शाह अब्दाली का फेवर करता था, अहमद शाह अब्दाली का फेवर करता था, या उसी का ये कह लीजिए उसी के फेवर में रहता था, उसी के साथ सपोर्ट करता था। मराठों ने इसे यहां से निष्कासित करके भगा दिया। और जब भगा दिया तो अहमद शाह अब्दाली ने और उसके बाकी जितने कमांडर वमांडर थे, छोटे मोटे जो सामंत वगैरह, सबको मराठों ने क्लीन अप करना शुरू कर दिया। पंजाब तक मराठों ने कब्जा कर लिया। अब इसे अहमद शाह अब्दाली ने अपने ऊपर अटैक समझा, और अटैक समझा तो परिणाम स्वरूप दिल्ली की तरफ अहमद शाह अब्दाली आ गया, और एक बैटल हुआ जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। ये होता कब, 14 जैन 1761, 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव एंड विश्वासराव वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, और इस युद्ध में फाइनली विजेता कौन हुआ, अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट कौन कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, इसका सपोर्ट कौन कर रहे थे, अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट कौन कौन कर रहे थे। तो अहमद शाह अब्दाली का जो सपोर्ट करने वाले थे वो कौन थे, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला कहां का नवाब था, तो अवध का नवाब था। और कौन होता है भाई, नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला कौन होता है, रोहिल्ला सरदार था, रोहिला का प्रमुख था नजीबुद्दौला। ये दोनों लोग अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट कर रहे थे। मराठों की तरफ से कोई नहीं लड़ रहा था। क्यों नहीं लड़ रहा था भाई, मराठों की तरफ से अगर हम बात कर लेते तो इसमें 2-3 फैक्टर आप ऐड कर सकते हो। मराठों की तरफ से अगर बात कर लेते तो आते हैं कौन, जाट, कौन होते हैं, सिख होते हैं, और कौन होते हैं, राजपूत। ठीक, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये लोग चाहकर भी कोई सपोर्ट इनसे नहीं मिलता, इनसे नो सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट इनसे नहीं मिल पाता। ठीक, दूसरा, मराठों को पानीपत के जो मैदान था, नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट का भी नॉलेज नहीं था इनके पास, इनको यहाँ के जलवायु की भी जानकारी इनके पास नहीं थी कि ठंडक में क्या होना चाहिए। और इतनी बड़ी फौज लेकर के अगर आप इंडिया की तरफ आओ, मतलब नॉर्थ भारत में आओगे, बहुत सारी चीजें इन्हें पता नहीं था। और साथ में चल रहे थे तो महिलाएं भी इनके साथ हुआ करती थी। और इस बैटल का जो प्रत्यक्षदर्शी था, विटनेस माना जाता है, इसके जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं कि कैसे कैसे हुआ था इसमें, तो काशीराज पंडित इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। विटनेस जो होते हैं इसके काशीराज पंडित, काशीराज पंडित इसके प्रत्यक्षदर्शी माने जाते। यह युद्ध इतना पावरफुल था कि कहा जाता मराठों का ऐसा कोई घर नहीं था जिसने अपने किसी न किसी परिवार को ना खोया हो। इतना पावरफुल युद्धों में से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत माना कि मराठों का हर एक घर, तो कूड में इसका सूचना जाता है कि 2 मोती विलीन हो गए। ठीक है भाई, क्या क्या युद्ध में हुआ, मतलब ऐसे कह लीजिए कोई सा परिवार नहीं था जिसने मतलब कोई ऐसा घर नहीं था जिसने अपने किसी न किसी परिवार को ना खोया। इस युद्ध से क्या हुआ, इस युद्ध से मराठों को कोई फायदा हुआ, तो यह युद्ध भी मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीत गया। अब इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, इस युद्ध से कोई प्रॉफिट क्या हुआ, मराठों इंड हो गए, ऐसे कह लीजिए। ठीक, डिक्लाइन ऑफ मराठा,
डिक्लाइन ऑफ मराठा, मराठा का पतन हो गया, ठीक, एंड हो गया कह लीजिए, क्योंकि मराठों को इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अहमद शाह अब्दाली को तो उसे भी कोई प्रॉफिट नहीं, अहमद शाह अब्दाली को भी कोई, शुजाउद्दौला कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ, ठीक, शुजाउद्दौला को कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ, अवध भी डिक्लाइन हो गया। नजीबुद्दौला को कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ। मुगलों को कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, इसमें किसको प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर यहाँ पे नो प्रॉफिट का लिस्ट बना लेते हैं, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, तो किसे कोई फायदा नहीं हुआ, मुगल्स को नहीं फायदा हुआ, ठीक, नजीबुद्दौला को तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा, देखो ध्यान रखें, मुगल्स को कोई फायदा नहीं, नजीबुद्दौला को कोई फायदा नहीं, मराठों को कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें तो नुकसान ही हुआ, ठीक, राजपूतों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक। और बात कर लेते हैं, किसी को, सिख को कोई फायदा हुआ तो नहीं फायदा हुआ। और किसी भी व्यक्ति को उठा लोगे, शुजाउद्दौला को कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, शुजाउद्दौला को कोई फायदा हुआ तो नहीं फायदा हुआ, ठीक। तो फिर इससे प्रॉफिट किसको हुआ, इससे किसको प्रॉफिट हुआ, तो इससे अंग्रेजों को प्रॉफिट हुआ। इससे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है ना, किसको प्रॉफिट हुआ, तो ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट हुआ किसको, तो ब्रिटिश को प्रॉफिट हुआ। ब्रिटिश का मतलब किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है। मतलब दो लोग आपस में लड़े, अहमद शाह अब्दाली को भी कोई फायदा नहीं हुआ। भाई अगर यहाँ पर नो प्रॉफिट की लिस्ट ही बना रहे हो तो अहमद शाह अब्दाली को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो भी रिटर्न चला गया। अहमद शाह अब्दाली कोई फायदा थोड़ी हुआ इस युद्ध से कि उसे खजाना मिल गया, कुछ फायदा मिल गया, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा, नथिंग कह लीजिए, उसे भी कोई फायदा नहीं हुआ। एटसेट्रा लगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे इसमें, तो कोई फायदा नहीं भी नहीं हुआ, ठीक है। तीसरे युद्ध से तो ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पावरफुल हो जाएगी और स्टैब्लिश हो जाएगी। इससे प्रॉफिट जिसे हुआ तो ब्रिटिश को प्रॉफिट हुआ। लगे आप प्रॉफिट की लिस्ट बनाओगे आप, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे होगा, ब्रिटिश को होगा, ठीक। और इसी युद्ध के बाद कहीं ना कहीं मुगल जो भी होंगे एंड हो जाएंगे, मराठा भी एंड हो गए कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके। हालांकि मुगलों का इनसे कोई लेना देना नहीं था। मेन जो, हालांकि देखो कुछ लोग कहते हैं आलमगीर ने इनवाइट किया था, तो वो सब इधर उधर की बातें हैं। कहने का मतलब ये इतना पावरफुल युद्ध था किसने भी पूरा का पूरा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें मजबूत कर दी, ठीक। ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करेंगे अच्छा सा। अगला कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण, बढ़िया, जानदार, शानदार बैटल्स और अन्य सारी चीजें आपकी आती रहेंगी। तो देखते रहिए खान ग्लोबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू।